ठीक है जी सर। अच्छा जी, सेलुलर एडोप्टेशन। सेलुलर एडोप्टेशन जो है वो आज हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो उसको हम डिस्कस करेंगे। सबको अपना काइंडली जो नेट का इश्यू है उसको सॉर्ट आउट कर ले ताकि आप लोगों को ड्यूरिंग लेक्चर क्वेश्चन और अच्छी तरह समझ आ जाए। सेलुलर एडोप्टेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इसमें से भी एक क्वेश्चन जो है वो आपका मस्ट आएगा। इसको आप लोगों ने अच्छी तरह करना है और इसका जो मेन सारा पोर्शन है आप लोगों ने बुक से करना है। इसकी स्लाइड्स आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्लाइड से इसके आपके क्वेश्चन ही कवर होंगे। आपका जो कंटेंट है वो कवर होगा आपकी बुक से। तो बुक को आप लोगों ने अच्छी तरह रीड करना है। आज जो है वो मैं आपको स्लाइड से बताऊंगा कि आपको समझाऊंगा सारा, लेकिन कल मैं आपको बुक से सारा मार्क भी करवाऊंगा और बता भी दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने वहाँ से करनी है। इस चैप्टर में एक्चुअली बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में कि कैंसर क्या है, इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, कैंसर की स्टेजिंग किस तरह करते हैं, और इसके अलावा कैंसर की ट्रीटमेंट कौन कौन सी है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट हम कैंसर में करते हैं, और फिर इसके अलावा कैंसर की नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। तो कैंसर के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसमें इसमें स्लाइड में उस तरह डिटेल्स नहीं लिखी हुई जिस तरह आपको आनी चाहिए, तो बुक में बहुत अच्छा इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ से पहले आप लोग समझ लें स्लाइड से, फिर हम बुक से भी इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कंफ्यूज ना हुआ करें काइंडली। बुक में और स्लाइड में आप लोग एक ही ऑप्शन रखा करें अपने पास, हमेशा वो बुक रखा करें। ठीक है, स्लाइड जो है वो आपके समझने के लिए होती है, लेकिन आप पेपर के लिए और याद करने के लिए बुक को फोकस किया करें। अच्छा जी, कैंसर में सबसे पहले सेलुलर एडोप्टेशन। सेलुलर एडोप्टेशन ये है कि in cell biology and pathophysiology, cellular adaptation refers to change made by cells in response to adverse environmental changes. The adaptation may be physiological or pathological. ठीक है, सब मुश्ताक आपने काइंडली देखा कर नेट को। अच्छा जी, अडोप्टेशन क्या है कि आप लोग जो है जो सेल की चेंजेस है इन रिस्पॉन्स टू एडवर्सफुल इन्वायरमेंटल चेंजेस। तो सेल में कोई भी चेंजेस आती है वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है या पैथोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकती हैं। फिजियोलॉजिकल यानी कि नॉर्मल बॉडी की चेंजेस जो होंगी उसको हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं कि जैसे जो सेल्स है किसी नॉर्मल डिजीज के रिस्पॉन्स में सेल में जो चेंजेस आती हैं वो पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगी। पैथोलॉजिकल चेंजेस की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें एट्रोपी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, डिस्प्लेजिया और मेटाप्लेजिया, ये पैथोलॉजिकल चेंजेस है। इसको आप लोगों ने आई थिंक पैथो में ये चीजें डिस्कस की होंगी आप लोगों ने। तो सेलुलर एडॉप्टेशन है कि जो सेल की चेंजेस है इन रिस्पॉन्स टू एडवर्सफुल एनवायरमेंटल चेंजेस, जो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों हो सकती हैं। अपेरेंट सेल ग्रोथ क्या होती है कि सेल ग्रोथ चेंज फ्रॉम यूजुअल और एक्सपेक्टेड सेल ग्रोथ, यानी कि जो सेल की नॉर्मल या एक्सपेक्टेड सेल ग्रोथ है उससे डेविएशन को या जो सेल की नॉर्मल ग्रोथ है उसका रुक सर जाना, आपकी आवाज उसको हम बहुत काट कहेंगे, रही है। उसको हम कहेंगे अपेरेंट सेल ग्रोथ। ठीक है, यानी कि नॉर्मल से हट के जो ग्रोथ होगी सेल की उसको हम कहेंगे वो अपेरेंट सेल ग्रोथ। इसमें एक दोनों डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है सर सेलुलर एडॉप्टेशन, फिर अपेरेंट सेल ग्रोथ। ये आप लोगों की वैसे आईटी के लिए। इसके बाद जो मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है कैंसर से। सर दोबारा बता दें, आवाज आपकी कट रही थी। अभी हमने सिर्फ 2 स्लाइड डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि सेलुलर सर एडॉप्टेशन के अपेरेंट सेलुलर एडॉप्टेशन में होता है कि जो सेल में चेंजेस आती हैं इन रिस्पॉन्स टू एडवर्सफुल एनवायरमेंटल इवेंट्स। इसमें नॉर्मल फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और पैथोलॉजिकल भी। पैथोलॉजिकल में एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, ये सारी आती हैं। ठीक है, इसको आप डिटेल्स में सबको डिस्कस करेंगे आप पैथो में। उसके अलावा सेकंड है अवेयरनेस सेल ग्रोथ। ये होता है कि अनएक्सपेक्टेड या अनयूजुअल ग्रोथ ऑफ सेल्स। ठीक है, यानी कि नॉर्मल से डेविएटेड जो ग्रोथ है, ये अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ है सेल की, उसको कहेंगे अवेयरनेस सेल ग्रोथ। अब कैंसर, सबसे पहले कैंसर सेल्स में आप लोगों ने कैंसर की डेफिनेशन करनी है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में ये आप लिखी हुई है। कैंसर जो क्या है कि is uncontrollable या uncontrollable growth of cells due to mutations or changes in cells. These mutations can be inherited or come from DNA.
damage by exposure to ultraviolet radiation, tobacco, smoking and some viruses. तो कैंसर आपका क्या होता है कि अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है, जो जिसका मेन रीजन क्या होगा कि जो आपके जो डीएनए है उसमें म्यूटेशन हो जाना। म्यूटेशन किसी भी वजह से हो सकती है, या तो इनहेरिटेड हो सकती है, या कुछ जो फैक्टर्स हैं जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, टोबैको, स्मोकिंग एंड सम वायरसेस। तो ये इसके कॉजेज हैं। तो कैंसर सेल्स आपका क्या हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये ग्रो करता है एक बॉल शेप में, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं, और फिर ये स्प्रेड करता है दूसरे ऑर्गन्स को, फिर इसको हम कहेंगे मेटास्टेसिस। कैंसर की आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है, फिर इसके बाद डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट। वो बुक में टेबल बना हुआ है, वो मैं आपको कल बताऊंगा, वो आप लोगों ने वो टेबल अच्छी तरह करना है, डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कैंसर की सबसे पहले यहाँ से आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है कि अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल्स। कैंसर में एक्चुअली होता क्या, मेनली होता ही इसी तरह कि जो डीएनए है सेल्स का उसमें म्यूटेशन हो जाती हैं। वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं या इनहेरिटेड भी हो सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो सेल्स हैं वो ग्रो करते रहते हैं, मल्टीप्लाई होते रहते हैं, और उनकी जो रेप्लिकेशन है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वो एक बॉल शेप या उनकी एक्सेसिव ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से वो ट्यूमर की शेप में बन जाते हैं, और बाद में वो दूसरे ऑर्गन में भी आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड करते हैं, जिसको फिर हम कहते हैं मेटास्टेसिस। तो ये होता है हमारा कैंसर। तो फिर कैंसर थेरेपी एक्चुअली क्या है कि जो ट्रीटमेंट प्लान है फॉर कैंसर, उसको हम कहेंगे कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी में फोर जो मेन इसमें है, सर्जरी, रेडिएशन, केमिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल थेरेपीज। तो चार तरीकों से हम कैंसर को ट्रीट करते हैं, सर्जरी से और रेडिएशन से, कीमोथेरेपी और बायोलॉजिकल थेरेपीज। गोल्स ऑफ कैंसर थेरेपी। कैंसर थेरेपी यानी कि कैंसर ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं, सबसे फर्स्ट मेन हमारा गोल होता है वो होता है क्योर टू क्योर द कैंसर, यानी कि हम कैंसर को क्योर कर सकें, मेन गोल होता है। फिर सेकंड होता है कि टू कंट्रोल द कैंसर। अगर तो कैंसर क्योर नहीं हो सकता तो फिर हमारा गोल ये होता है कि कैंसर को कंट्रोल कर सके, कंट्रोल इन अ सेंस के इसको स्प्रेड होने से प्रिवेंट कर सके, यानी कि मिनिमम जितना भी हो सके ये कम स्प्रेड हो, इसकी ग्रोथ को रोका जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके। थर्ड, फिर इसका मेन गोल होता है टू ईज सिम्टम्स, यानी कि फिर अगर कंट्रोल भी नहीं हो रहा और ये क्योर भी नहीं हो सकता तो फिर हम करते हैं कि ईज सिम्टम, यानी कि हम फिर पैलिएटिव केयर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो इसकी सिम्टम्स हैं जैसे पेन है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उन सिम्टम्स को हम जो है वो फिर मिनिमम करने की कोशिश करते हैं, ताकि पेशेंट की एंड ऑफ लाइफ केयर जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसको हम कहते हैं पैलिएटिव केयर। सर पैलिएशन क्या है? पैलिएटिव कहते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है, यानी कि सिम्टम वाइज ट्रीटमेंट। जैसे पेशेंट को पेन है तो पेन को रिलीव किया, वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग सर को रिलीव किया, ठीक है, जो उसकी सिम्टम वाइज उसको हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो कैंसर की जो ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं उसके तीन सर मेन गोल होते हैं, क्योर करना, कैंसर को कंट्रोल करना और उसको सिम्टम्स को ईज करना। जी पूछे, क्वेश्चन था आपका आई थिंक कोई? अच्छा ठीक है। अब हमने डिस्कस किया कि इसमें हम जो कैंसर है उसमें हम फोर मेन थेरेपीज यूज करते हैं, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और इसके अलावा बायोलॉजिकल थेरेपीज। कुछ और भी है, एक जैसे हाइपरथर्मिया है, जीन थेरेपी है, एक दो और है, वो हम बुक में कल उसको देखेंगे। तो अब हम कौन सी ट्रीटमेंट हमने यूज करनी है, ये हमें क्या, ये डिफरेंट इसके जो है चीजें हम इसको देखते हैं ट्रीटमेंट को सिलेक्ट करते हुए। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर इन्वॉल्वमेंट, यानी कि ट्यूमर जो है वो किस टाइप का है और कहाँ तक वो स्प्रेड हो चुका है। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट गोल कौन सा है। ट्रीटमेंट गोल जो है इसमें अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके सारी। ट्रीटमेंट गोल में फिर हम देखते हैं कि हमने इसको क्योर करना है या इसको सिम्टम्स को ईज करना है या हमने इसको कंट्रोल करना है, तो उसकी बेस पे हम देखते हैं। फिर परफॉर्मेंस स्टेटस, यानी कि वो कितना पेशेंट को रिस्पॉन्स करेगा, उसमें पेशेंट की एज, कॉमिटेंट डिजीजेज, यानी कि इसके अलावा कोई पेशेंट को डिजीजेज तो नहीं है, और उसके अलावा मैनी पेशेंट सेव टू ऑफ दीज मोडालिटीज टुगेदर, और मोस्टली पेशेंट में एक से ज्यादा ट्रीटमेंट चालू होते हैं, यानी कि सर्जरी के साथ कीमो और रेडिएशन या बायोलॉजिकल, तो कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज पेशेंट में ये यूज हो रही होती है।
अच्छा जी, यहाँ तक हमें पता चल गया कि कैंसर क्या है और कैंसर की जो हम इसमें कौन कौन सी थेरेपी यूज करते हैं और इसका हमारा गोल क्या होता है कैंसर थेरेपी का, ठीक है, और किस बेस पे हम कौन सी थेरेपी जो है वो हम लोग चूज करते हैं। फोर मेन है, सर्जरी, रेडिएशन, कीमो और बायोलॉजिकल, ये हमने डिस्कस किया। अब वन बाय वन करके हम इसको देखते हैं। सर्जरी जो है एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जिसमें पेशेंट के मेनली इसमें क्या किया जाता है कि जो प्राइमरी ट्यूमर है उसको रिमूव किया जाता है बॉडी से, यानी कि जो ऑर्गन है जहाँ तक उस ऑर्गन को, या वो इसके अलावा अगर कोई मेटास्टेसिस हो या ट्यूमर की नियर बाय ऑर्गन्स में, तो उनको इसमें सर्जरी के थ्रू कम्प्लीटली रिमूव किया जाता है। और सर्जरी के यूजेस क्या है इसमें, ट्रीट करना कैंसर को, क्योंकि उसको रिमूव किया करेंगे तो उससे उसकी ट्रीटमेंट होगी। टू रिमूव आइसोलेटेड मेटास्टेटिक मैसेज, इसके अलावा जो मैसेज हैं यानी कि ट्यूमर जहां तक मेटास्टेज हुआ है दूसरे ऑर्गन में स्प्रेड हुआ है उनको रिमूव करना। टू मेक अदर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट पॉसिबल, फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग एक्सेसिव कीमोथेरेपी डिलीवरी। और इसके अलावा जो सर्जरी है दूसरे जो मेथड्स हैं कीमोथेरेपी उसमें भी हेल्प आउट करता है। इससे क्या होता है कि जो कीमोथेरेपी में ड्रग यूज करते हैं वो इजीली एक्सेसिबल होती हैं टारगेटेड ऑर्गन्स तक। तो सर्जरी का मेन हम क्यों करते हैं कि प्राइमरी कैंसर को ट्रीट कर सके, आइसोलेटेड मेटास्टेसिस को रिमूव कर सके, और अदर जो ट्रीटमेंट है उसमें ये हेल्प आउट करती है। लेकिन सर्जरी जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन होता है हमेशा। सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन में हेमरेज हो सकता है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को जो है ओपन किया जाता है कम्प्लीटली, तो वूंड वगैरह होता है उधर, तो उसका रप्चर होके इन्फेक्शन हो सकता है, हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग वो परफोरेट कर सकता है और बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन कोज करवा सकते हैं और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो सकते हैं। सर्जिकल रिस्क में यह है कि पेशेंट की डिसफिगरिंग या डिसेबलिंग, यानी कि पेशेंट की बॉडी शेप जो है वो डिसफिगर हो सकती है क्योंकि उसको कम्प्लीटली ओपन किया जाता है, या डिसेबलिंग भी हो सकती है क्योंकि पेशेंट के पूरे ऑर्गन्स को रिमूव किया जाता है, उस वजह से पेशेंट जो है वो डिसेबल भी समटाइम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन इसमें रिस्क होते हैं। तो पहले हमने डिस्कस किया, पहली जो कैंसर की ट्रीटमेंट थी उसमें सर्जरी थी। सर्जरी जो इन्वेसिव प्रोसीजर होता है इसके लेकिन फिजिकल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसमें पेशेंट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पेशेंट को कम्प्लीटली जनरल एनेस्थीसिया दे के फिर सर्जरी की जाती है। तो इसके हमारे गोल्स क्या होते हैं कि जो कैंसर को रिमूव किया जा सके प्राइमरी, उसके बाद जो मेटास्टेज हुआ है उनको ट्रीट करने के लिए, और उसके बाद दूसरे जो मेथड ट्रीटमेंट मेथड उसमें हेल्पफुल होता है जैसे कीमोथेरेपी। सर्जरी के गोल में हमारे पास आता है कि पेशेंट को ये हमारे पास इसके गोल्स थे। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन में हेमरेज, परफोरेशन, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन और बाउल ऑब्स्ट्रक्शन आ सकते हैं। तो सर्जरी का आप लोगों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, यहाँ से आप यस लोग सर। एक दफा समझ लें आप लोगों ने इधर से, लेकिन इसको जो आप लोगों ने डिटेल्स में याद करना है वो बुक से करना है, वो मैं आप लोगों को मार्क करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने याद नहीं करना, यहाँ से आप लोग एक दफा समझ लें, बुक से मैं आपको मार्क करवाऊंगा, आपने याद उधर से ही करना है। उसके अलावा सेकंड है हमारे पास रेडिएशन। सर सर सर्जिकल वाला दोबारा बता दें, मुझे समझ नहीं लगी। सर्जरी में से कहाँ से आपको बता दूं? सर मुझे आवाज सही तरह आ ही नहीं रही थी, मैंने कहा मैं सर से कहूँगी अगेन बता। सर्जरी में एक्चुअली एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जो कि पेशेंट को इसके कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। इसमें ये होता है कि पेशेंट के ऑर्गन, जो ऑर्गन जहाँ कैंसर होता है उस ऑर्गन को या उसके पार्ट को या जहाँ तक वो मेटास्टेज है उसको रिमूव किया जाता है। इसके मेन यूजेज जो है वो ट्रीट करना प्राइमरी कैंसर को, और आइसोलेटिक मेटास्टेसिस जो मैसेज है उनको रिमूव करना, और दूसरे मेथड हैं जैसे हमारे पास कीमोथेरेपी है उसमें ये हेल्पफुल होता है। ये इसके यूजेस आपने करने हैं, और कॉम्प्लिकेशन में इसके हेमरेज, परफोरेशन, बोवल ऑब्स्ट्रक्शन या स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन जो है वो आ सकते हैं। नेक्स्ट हम हमारे पास सेकंड मेथड है वो है रेडिएशन। रेडिएशन जो है इसमें क्या किया जाता है कि स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं जो कि इनसाइड द बॉडी या आउटसाइड द बॉडी दोनों सोर्सेज से जो है वो पेशेंट को एक्सपोज किया जाता है रेडिएशन से। रेडिएशन क्या करती हैं कि कैंसर सेल्स को ब्रेक डाउन करती हैं, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती हैं, और जो ट्यूमर की ग्रोथ हुई है उसको जो है वो इनहिबिट करती हैं ये रेडिएशन। अगर रेडिएशन जो आउटसाइड द बॉडी दिया जाए तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल बीम रेडिएशन। सम टाइम इनसाइड द बॉडी जो रेडिएशन को इंसर्ट किया जाता है
उसको कहते हैं ब्रेकी थेरेपी। और सम टाइम रेडिएशन जो है वो अराउंड कैंसर टिश्यू जो है उधर इनको इनका सोर्स होता है, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल ब्रेकी थेरेपी। ठीक है। और यूजली जो एडमिनिस्टर की जाती है स्मॉल डोजेज में ओवर सेवरल वीक्स, यानी कि डेली थोड़ी थोड़ी इनकी डोजेज दी जाती है, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनिज्म। रेडिएशन हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? जो लोकलाइज ट्यूमर है उसको क्योर करने के लिए, और सम टाइम जब टोटल बोन मैरो रिप्लेस ट्रांसप्लांट होते हैं तो तब टोटल बॉडी रेडिएशन होती है ताकि इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाए, और जो ग्राफ्ट हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है वो कम हो। और उसके अलावा सब सब सर्जरी के साथ भी ये यूज़ होते हैं माइक्रोमेटास्टेसिस को रिमूव करने के लिए, और एज अ पैलिएटिव यानी कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होती हैं रेडिएशंस। ठीक है जी। रेडिएशन के साइड इफेक्ट में आ सकता है कि रेडिएशन क्या करती है कि जो हेल्दी टिश्यू है उनको भी डिस्ट्रॉय करती है। इनका मेन जो साइड इफेक्ट रेडिएशन का यही होता है कि जो कैंसरस सेल्स के साथ साथ ये जो हेल्दी सेल्स और टिश्यूज हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करती हैं रेडिएशंस। ठीक है जी। तो सेकंड हमने देखा रेडिएशंस क्या होती हैं कि आयोनाइज स्पेशल टाइप रेडिएशन होती हैं जो कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ को स्टॉप करती हैं। इनका सोर्सेज जो है वो आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है जिसको हम एक्सटर्नल बीम रेडिएशन कहते हैं, या इनसाइड द बॉडी हो सकता है जिसको हम ब्रैकीथेरेपी कहते हैं, या अराउंड द कैंसर टिश्यू हो सकता है जिसको हम इंटरस्टिशियल ब्रैकीथेरेपी कहते हैं। और इसके अलावा इसके रेडिएशन हम किस लिए यूज करते हैं? लोकलाइज ट्यूमर को क्योर करने के लिए, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में टोटल बॉडी रेडिएशन, और सर्जरी के साथ एज अ सप्लीमेंट, और पैलिएटिवली इसको यूज करते हैं। साइड इफेक्ट में ये क्या है कि जो हेल्दी सेल्स और टिश्यू है उनको भी डिस्ट्रॉय करती है रेडिएशंस। उसके अलावा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक्चुअली क्या होता है कि इसमें स्पेशल टाइप ऑफ जो है मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है एंटी न्यूप्लास्टिक कैंसर सेल्स को स्टॉप करने के लिए। क्या है सर कीमो? कौन सी एंटी न्यूप्लास्टिक है ये, आप फार्मा में इसका कंप्लीट जो है एक चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें आप सारी मेडिसिन डिस्कस करेंगे कैंसर में कौन कौन सी आती हैं। ये कैंसर थेरेपी जो है वो प्राइमरी हो सकती है, यानी कि प्राइमरी मीन के ये सिर्फ ओनली ट्रीटमेंट हो सकती है, यानी कि हम कैंसर रेडिएशन कुछ भी नहीं करते, सिर्फ हम कीमोथेरेपी करते हैं। प्राइमरी हो सकती है, साथ में पैलिएटिव सेकंड टाइप यानी कि सिर्फ सिम्टम को रिलीव करने के लिए भी हम कीमोथेरेपी यूज कर सकते हैं, या फिर एडजुवेंट यानी कि दूसरी जो ट्रीटमेंट है उनके साथ यूज कर सकते हैं, या न्यू एडजुवेंट यानी कि सर्जरी से पहले कीमोथेरेपी दी जाती है। ठीक है। तो 4 टाइप के प्राइमरी, पैलिएटिव, एडजुवेंट और न्यू एडजुवेंट। अच्छा जी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से करना है एडजुवेंट जो है इसका ये मतलब है कि आप लोग एडजुवेंट और न्यू एडजुवेंट क्लियर करते हैं। जी बताने लगा। एडजुवेंट का ये मतलब है कि आप कीमोथेरेपी को यूज करते हैं अलोंगसाइड अदर ट्रीटमेंट, यानी कि सर्जरी, रेडिएशन या बायोलॉजिकल, इन सब के साथ आप लोग कीमोथेरेपी को भी यूज करते हैं, यानी कि ये दोनों कंबाइन करके सारी ट्रीटमेंट यूज की जाती है। न्यूरोजन में इसका ये मतलब होता है कि ये मोस्टली यूज की जाती है कीमोथेरेपी को बिफोर सर्जरी। इसको फिर हम कहेंगे न्यू एडजुवेंट। इसमें यह होता है कि कीमोथेरेपी को सर्जरी से पहले यूज किया जाता है, वो जो ट्यूमर है उसको ट्यूमर साइज को कम करती है, उसको श्रिंक कर देती है, और फिर सर्जरी में ये होता है कि सर्जिकली ट्यूमर को रिमूव करना इजी हो जाता है। ठीक है। तो न्यू एडजुवेंट का मेन इसका यही मतलब है कि बिफोर सर्जरी अगर कीमोथेरेपी दी जाए तो उसको हम कहेंगे न्यू एडजुवेंट। बस आप लोगों ने डेफिनेशन कर दी। यूजी में इसका वही है कि प्राइमरी ट्यूमर को एक तो करने के लिए, दूसरा कीमोथेरेपी का मेन यूज होता है डिसएमिनेटेड कैंसर, यानी कि जो कैंसर दूसरे ऑर्गन्स तक स्प्रेड हो गया उसमें मेनली हम कीमोथेरेपी यूज करते हैं, क्योंकि कीमोथेरेपी बॉडी में हर जगह पहुंच जाती है, क्योंकि इन्होंने ब्लड के थ्रू जाना होता है तो इनकी असेस बॉडी में हर जगह होती है, इसलिए इसको जो डिसएमिनेटेड कैंसर है उनमें मेनली यूज किया जाता है। कीमोथेरेपी में हम डिफरेंट टाइप की ड्रग यूज करते हैं। इसमें अल्काइलेटिंग, एंटी मेटाबॉलाइट्स, एंटी ट्यूमर और प्लांट अल्कलॉइड्स, अदर एजेंट, हार्मोनल एजेंट और इम्यूनोथेरेपी, ये डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स हैं। इनकी आगे सब क्लासिफिकेशन भी है, वो आप लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारी ड्रग्स जो हैं वो कीमोथेरेपी में यूज होती है, डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशंस।
अच्छा जी, बायोलॉजिकल थेरेपीज में हम कुछ ऐसी मेडिसिन या ड्रग्स देते हैं जो इम्यून सिस्टम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बूस्ट करती है। इसमें ये क्या होता है कि वो बायोलॉजिकल थेरेपी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं और वो क्या करती हैं कि जो कैंसर सेल्स हैं उनको ज़्यादा रिकॉग्नाइजेबल बनाती हैं बाय इम्यून सिस्टम, और वो इजीली डिस्ट्रॉय, इम्यून सिस्टम फिर उनको क्या करता है कि डिस्ट्रॉय करता है। तो बायोलॉजिकल थेरेपी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती हैं। इम्यून सिस्टम इजीली फिर आपके कैंसर सेल को रिकॉग्नाइज करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इम्यून थेरेपी में डिफरेंट काइंड के जो एजेंट्स हैं वो एडमिनिस्टर किए जाते हैं, जैसे कुछ साइटोकाइंस हैं, सेलुलर हैं, कुछ सेल्स हैं, या ट्यूमर वैक्सीन हैं, या हेमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स हैं। डिफरेंट टाइप के ये मेडिसिन टाइप या एजेंट्स होते हैं जिसको एडमिनिस्टर किया जाता है। ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, जो इजीली कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। लेकिन इसमें इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। बायोलॉजिकल थेरेपिस्ट कैन कॉज पेशेंट टू डेवलप suppression of cells that help the body to fight against infection। एक तो बॉडी की इम्यूनिटी को ये फिर एट द एंड इससे कम हो जाती है। दूसरा एंड कैन, इसके अलावा कुछ हार्ट की सिम्टम जैसे जो है वो ये हार्ट को भी इफेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके अलावा बोन मैरो सप्रेशन भी इसे बायोलॉजिकल थेरेपी से होती है। ठीक है, तो अभी मैं आप एक दफ़ा आपको रिपीट करता हूँ दोबारा कि सबसे पहले आप लोगों को पता हो कि एक्चुअली कैंसर क्या होता है। कैंसर क्या होता है कि अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है ड्यू टू म्यूटेशंस इन डीएनए। म्यूटेशन क्या होती है, वो इनहेरिटेड भी हो सकती है, या उसके बाद सेकंड इसका जो सोर्स है, इसमें हमारे पास सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, डिफरेंट इसके कोजेज हो सकती है। ट्यूमर जो है वो दो टाइप, इसमें बिनाइन और मैलिग्नेंट आता है, ये हम इसको बुक से डिस्कस करेंगे कल। उसके अलावा अब इसकी ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं, या तो कैंसर को क्योर करने के लिए एक करते हैं, या सेकंड हम क्या करते हैं कि सिम्टम को यूज करने के लिए, या फिर कंट्रोल करने के लिए कैंसर को। चार तरह की मेन ट्रीटमेंट होती है, सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी और बायोलॉजिकल, ये 4 मेन टाइप होती है। सर्जरी जो है वो मोस्ट इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, और इसमें ये प्राइमरी ट्यूमर को मेटास्टेसिस को रिमूव करने के लिए और अदर ट्रीटमेंट में जो हेल्प आउट होता है। सर इसकी कॉम्प्लिकेशन में हेमरेज, परफोरेशन, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन या स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन आ सकते हैं। रेडिएशन में स्पेशल टाइप ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन से बॉडी को एक्सपोज किया जाता है, या आउटसाइड बॉडी या इनसाइड बॉडी या अराउंड कैंसर टिश्यू हो सकते हैं। इसके इसके यूज में भी लोकलाइज ट्यूमर को क्योर करना, और बोन मैरो ट्रांसप्लांट में ये टोटल बॉडी रेडिएशन हेल्पफुल होती हैं, और एज अ सप्लीमेंट टू सर्जरी या पैलिएटिवली, यानी कि सिम्टम को लीव करने के लिए यूज हो सकती हैं। साइड इफेक्ट में ये होता है कि रेडिएशन जो है वो हेल्दी टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय करती हैं। कीमोथेरेपी स्पेशल ड्रग्स होती हैं, ये एज अ प्राइमरी भी यूज कर सकते हैं हम, या एज अ पैलिएटिव या एडजुवेंट या न्यू एडजुवेंट के तौर पे। एडजुवेंट में ये जो 4 है, इसमें प्राइमरी होता है कि ओनली हम कीमोथेरेपी यूज करते हैं, इसके साथ कोई हम ट्रीटमेंट यूज नहीं करते। पैलिएटिव में होता है कि कीमोथेरेपी को हम सिम्टम के लिए, रिलीफ के लिए करते हैं। एडजुवेंट में ये होता है कि हम कीमोथेरेपी को दूसरे मेथड जैसे सर्जरी, रेडिएशन के साथ यूज करते हैं। न्यू एडजुवेंट हम कीमोथेरेपी को बिफोर सर्जरी जो है वो यूज करते हैं। इसके जो साइड इफेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम बुक से डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल में हम स्पेशल टाइप यूज करते हैं जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं और इजीली कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसमें हमारे साइटोकाइन, सेलुलर थेरेपी, हेमेटोपोइटिक फैक्टर्स जो है वो आ जाते हैं। ठीक है जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो इस स्लाइड्स में से? एक्सक्यूज मी सर, सर अगर ब्लड में हो जाए तो फिर किस चीज से ठीक होता है कैंसर? फिर मेनली इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें मोनली कीमोथेरेपी यूज की जाती है, क्योंकि सर्जरी से तो नहीं वो रिमूव होता, उसके लिए फिर मेनली एंटीन्यूप्लास्टिक्स जो है वो ड्रग यूज की जाती हैं। अच्छा जी, बुक से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी अभी डिस्कस कर लें या कल डिस्कस कर लें? सर आज ही कर लें, अभी बुक्स पास है कल कर हमारे। लेंगे। सर कल सर बुक्स नहीं होनी हमारे पास। सर जी अभी कर दें।
देखने चाहते बुक हैं। जो है वो आप लोगों ने मस्ट अपने पास रखनी है। बुक आप लोगों ने बिल्कुल भी इसके बाद भी, सर क्योंकि दोनों वॉल्यूम थोड़े लेके जा सकते हैं, एक ही लेके जा सकते हैं। ठीक है एक तो लेके आप जा सकते हैं, लेकिन आपने बुक अपने पास जरूर रखनी है, क्योंकि हम बुक से ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है यूरिनरी सिस्टम। तो वो यूरिनरी सिस्टम आप लोग देख लें कि आपका फर्स्ट में या सेकंड में, तो वो आपने वॉल्यूम जो है वो अपने साथ मस्ट रखना है, क्योंकि हम बुक से डिस्कस करते हैं साथ साथ जो चैप्टर है ना, तो वहाँ से आप लोगों ने उसको लाजमी करना है। अच्छा ऑन्कोलॉजी यहाँ से आप देखें, बुक से आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ से हम जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, characteristics of benign and malignant neoplasm जो है वो हमारे पास 16 चैप्टर है। सर characteristics of benign and malignant tumor, ये आप लोगों ने करना है अच्छी तरह। benign और malignant में डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये। अच्छा जी सेकंड है हमारे पास। इसके बाद सेकंड आप लोगों ने सेकंड जो क्वेश्चन है आप लोगों को क्वेश्चन साथ साथ लिखते हैं। पहला क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन benign एंड malignant। सेकंड ये है इटियोलॉजी ऑफ कैंसर, यानी कि इटियोलॉजी हम यानी कि इटियोलॉजी रिस्क फैक्टर्स ऑफ कैंसर, कॉजेज रिस्क फैक्टर इटियोलॉजी। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने ये लिखना है। इटियोलॉजी में आप लोगों ने बताना है सबसे पहले जैसे वायरसेस और बैक्टीरिया है। पेज नंबर मुझे बुक से नहीं पता, आप लोगों के डिफरेंट है, मेरी बुक में डिफरेंट है। आप लोग वो चैप्टर नंबर 16 है वो ओपन कर लें आप बस। और फिजिकल एजेंट्स हैं, केमिकल एजेंट्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, उसके बाद डाइटरी फैक्टर्स हैं और हार्मोनल एजेंट्स हैं। ये दो क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। डिफरेंस बिटवीन बेनाइन और मैग्नेट और इटियोलॉजी रिस्क फैक्टर या कॉजेज ऑफ कैंसर। सर ये 1 मिनट ये जूम कीजिएगा, ये डिफरेंस बिटवीन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट वाला। ठीक है तो ये आप लोगों ने करना है डिफरेंस बिटवीन बेनाइन एंड मैलिग्नेंट, अच्छी तरह याद करना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इटियोलॉजी ऑफ कैंसर, ये आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। चाहे दो क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। सर सेकंड वाला क्वेश्चन दोबारा बता दें। इटियोलॉजी रिस्क फैक्टर या कॉजेज ऑफ कैंसर, ठीक है वो आप लोगों ने उनकी हेडिंग्स में करनी है। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। प्रिवेंशन ऑफ कैंसर दो तरह की होती है, प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसको आप लोगों को डेफिनेशन आनी चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी की। प्राइमरी होती है कि आप लोगों ने रिस्क फैक्टर्स को एलिमिनेट करना होता है। सेकेंडरी होती है कि आपने कैंसर को अर्ली डायग्नोज और उसको ट्रीट करना है। तो ये दोनों प्रिवेंशन करनी है, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर में प्राइमरी प्रिवेंशन एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन। थर्ड आप लोगों ने क्वेश्चन हो गया थर्ड। फोर्थ आप लोगों ने करना है डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। ये डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के जो टेस्ट के नेम है ना, ट्यूमर मार्कर, जेनेटिक प्रोफाइलिंग, मेमोग्राफी, एमआरआई, सीटी, फ्लोरोस्कोपी, ये नाम आप लोगों ने मस्ट याद करने हैं। ठीक है डिस्क्रिप्शन आप लोग चाहे एक नजर देख लें या ना देखें, नाम आप लोगों को मस्ट आना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों का डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ कैंसर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन आप लोगों का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पहला बहुत इंपॉर्टेंट था और ये फिफ्थ, ट्यूमर स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग। स्टेजिंग की डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है, ये लिखी हुई है इधर, ठीक है। ग्रेडिंग की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, ये करनी है। और ये टेबल टीएनएम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ट्यूमर नोड एंड मेटास्टेसिस, ठीक है। टी से ट्यूमर, एन से नोड और एम से मेटास्टेसिस। ये टीएनएम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ट्यूमर के स्टेजिंग का, ये आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। ठीक है ये हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन 16.3 टेबल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टार्ट होती है सर्जरी। ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले सर्जरी है। सर्जरी में से आप लोगों ने जो क्वेश्चन याद करना है वो ये है डायग्नोस्टिक सर्जरी में ये आपको बायोप्सी नजर आ रहा होगा। बायोप्सी की डेफिनेशन, बायोप्सी एक मतलब इसमें प्रोसीजर होता है जिसमें हम सैंपल ऑफ टिश्यू लेते हैं और उस टिश्यू को लैब में फिर एनालाइज किया जाता है, बॉडी टिश्यू को। डेफिनेशन ऑफ सर्जरी और टाइप्स ऑफ सर्जरी। बायोप्सी की डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, तीन मेन टाइप होती हैं, एक्सीजनल, इंसीजनल और नीडल। यहाँ आपको लिख बताई हुई है। एक्सीजनल में होता है कि टोटल पार्ट को रिमूव किया जाता है टिश्यू के,
इंसिजनल में होता है कि ओनली थोड़ा सा उसका जो पार्ट है वो रिमूव किया जाता है इंसिजनल में, और नीडल में जो है वो सस्पेशियस मासेस को ओनली रिमूव किया जाता है जो इजीली एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, बायोप्सी की डेफिनेशन और उसके टाइप्स ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना है आप लोगों ने टेबल 16.4 सेलेक्टिव टेक्निक्स यूज्ड टू रिमूव और डिस्ट्रॉय ट्यूमर्स। ये सर्जरी की डिफरेंट टाइप्स हैं, इलेक्ट्रो सर्जरी, क्रायो सर्जरी, कीमो सर्जरी, लेजर सर्जरी, फोटोडायनामिक और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। ये इनकी डेफिनेशन, इनकी डिस्क्रिप्शन और एक एक एग्जांपल आप लोगों ने करनी है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने स्किप नहीं करना। ठीक है, 16.4। उसके बाद है 16.5 इंडिकेशन फॉर पैलिएटिव सर्जरी, यानी कि पैलिएटिव सर्जरी की कौन कौन सी इंडिकेशंस है, जैसे प्लूरल एफ्यूजन के लिए प्लूरल ट्यूब रिप्लेसमेंट है, साइटस के लिए पेरिटोनियल ड्रेनेज है, पेन के लिए नर्व ब्लॉक है, कोर्डोटोमी है। ठीक है, ये आप लोगों ने इसमें से 8-5-6 जो है ना वो कर लीजिएगा। ठीक है, इंडिकेशन में 16.5 में इंडिकेशन फॉर पैलिएटिव सर्जरी। यहाँ तक सबको समझ लग गई है जो मैं बता रहा हूँ? साथ साथ आप लोग लिख रहे हैं? यस सर। जी सर। ठीक है, अभी वो मीटिंग एंड होगी तो आपने दोबारा ज्वाइन कर देना। ठीक है जी, इंडिकेशन ऑफ पैलिएटिव सर्जरी आप लोगों ने अच्छी तरह करना है। यहाँ तक सर्जरी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फिर सेकंड आता है, वो है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन में आप लोगों ने रेडिएशन की यहाँ से वही डेफिनेशन या डोजेज एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, ये एक दफा बस देख लीजिएगा। रेडिएशन में आप लोगों ने ये करना है टॉक्सिसिटी, यानी कि टॉक्सिसिटी हम ये एक आपको टॉक्सिसिटी या साइड इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। तो साइड इफेक्ट में आप लोगों ने सिर्फ ये जो आपके बोल्ड है ना, एलोपेशिया,